जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो हमने हिंदी का जो हमारा पहला टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में डिटेल में जानेंगे। आपको हम थोड़ा बहुत थ्योरी भी बताएंगे और इसके साथ साथ में स्वर, व्यंजन, वर्ण और उसके बाद किस स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है, किस तरह से क्वेश्चन इस पर बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे मूल इकाई है यहाँ पे उसके बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे हाइलाइटर ले लेते हैं जिससे कि भाषा की जो मूल इकाई होती है वो ध्वनि होती है, क्योंकि किसी भी भाषा का जो विकास होता है वो ध्वनि से ही शुरू होता है। सबसे पहले ध्वनि आती है, तो ध्वनि को ही हम उसके लिखित रूप को अक्षर बोलते हैं या संकेत बोलते हैं। उसके बाद फिर कई ध्वनि मिलके वर्ण बनते हैं, वर्ण बन के फिर वर्ण से अक्षर बनते हैं, अक्षर से फिर वर्णमाला बन जाती है। देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो बीज ध्वनि होगा। यहाँ पे देख सकते हैं भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य कहलाती है, ठीक। और वाक्य से जो छोटा होता है, नहीं, वाक्य किससे बनता है, उपवाक्यों से मिलकर वाक्य बनता है। अब यहाँ पे उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो पदबंध होती है और इससे छोटा जो होता है उसे पद कहते हैं, ठीक। और अक्षर से जो छोटी इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं, जिसे वर्ड या लेटर भी बोला जाता है। और ध्वनि जो होता है उसका मौखिक रूप होता है और जो लेटर यानी अक्षर होता है उसका लिखित रूप होता है, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि राम शब्द लिखा गया है, तो राम में कौन कौन सी ध्वनि है, रा है और माँ है, ठीक। ये तो हो गए हमारे, अगर फुल देखे जाएगा तो ये अक्षर हो जाएंगे। और यानी वर्ण की बात किया जाएगा तो रा यहाँ पे और आ और माँ और आ, ये सभी जो है वर्ण हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ठीक। तो सबसे शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाएगी, ठीक। कई वर्ण मिलके ही शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे जिसका सही आंसर होगा वो बी होगा। और कुल कितने वर्ण होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 52 वर्ण हमारे हिंदी वर्णमाला में होते हैं। इसमें से व्यंजनों की संख्या 11, स्वर की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। दो हमारे अयोग वाह होते हैं जिनको हम अंक और आहा बोलते हैं, ठीक। दो द्विगुण व्यंजन होते हैं जिनको ड़ा और ढा बोला जाता है। और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, जो कि अभी आएगा क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसमें क्या होता है, पहला अक्षर जो होता है वो वर्ण होता है, जो व्यंजन होता है बिना स्वर के होता है, दूसरा वाला जो होता है वो स्वर सहित होता है। अब यहाँ पे देखिए वर्णों के कितने भेद हैं, ठीक। तो वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी कि एक हो गया हमारा स्वर, दूसरा हो गया हमारा व्यंजन। तो वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्वरों की संख्या, जैसे कि मैंने बताया आपसे, 11 होती है समानता। और व्यंजन, इसमें से देखिए स्पर्श व्यंजन, व्यंजन को अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या भी 4 होती है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, का से लेकर के माँ तक के जो यहाँ पे वर्ण होंगे वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और यह रहा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श, श, सा और हा। ये 4 जो हमारे होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। सा का उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो सा का उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु, यानी जो सा का उच्चारण होता है वो तालु से होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने टेबल लगाई हुई है, देखिए यहाँ पे सा है, ये तालु से उच्चारण होता है, ठीक। कंठ से किसका उच्चारण होता है, कंठ से हमारे का वर्ग जो होता है उसका उच्चारण कंठ से होता है। और फिर आ, छोटा और बड़ा, और आहा और हा, इनका उच्चारण भी कंठ से ही होता है। और बात करें अगर दंत की, तो दंत से ता वर्ग पूरा होता है। ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया, इनका सभी का उच्चारण जो होगा दंत से हो जाएगा, ठीक। फिर मूर्धा से किसका इसका उच्चारण होता है, टा वर्ग पूरा, टा, ठा, ठीक, फिर डा, ढा,
इन सभी का उच्चारण जो होता है वो मूर्धा से होता है। और इसी में रा प्लस सा इसको भी शामिल किया जाता है, इसका भी उच्चारण मूर्धा से ही होता है। देखिए 3 प्रकार के सा जो होते हैं, जिसमें से इस वाले सा का उच्चारण दंत से होता है और इसके यहाँ पे तालु पूछा गया है, और एक ये वाला सा है इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से शब्द में रा व्यंजन यूज नहीं किया गया है यहाँ पे? ठीक, रा व्यंजन नहीं है, तो कौन कौन से में है? यानी इसके कहने का मतलब है कौन से में रा व्यंजन नहीं है, रा स्वर है। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है स्वर वो डी में यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मात्रा लगी हुई है री वाली, इसमें लगी हुई है। ठीक, तो ये डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मातृभूमि, इसको बोला जाता है मातृभूमि। ठीक, बाकी सभी मात्र हैं, इसमें देखिए रा है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, लेकिन इस वाले में रा नहीं है, यहाँ पे री का प्रयोग हुआ है, इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? यानी नाक के द्वारा किसका उच्चारण किया जाता है? तो आपको पता होगा जो हमारा वर्णमाला उसमें पंचमा अक्षर जो होता है, हर वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वो नाक के द्वारा होता है, तो जैसे कि यहाँ पे ड़ा है। ठीक, ड़ा हो गया, ना हो गया, ठीक, उसके बाद माँ हो गया, या हो गया, अंगा हो गया, ये सभी जो है पंचमाक्षर कहलाते हैं और ये नासिका और मुख के द्वारा उच्चारित होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ड़ा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण है जिनका उच्चारण मुख और नासिका, हमने आपको बताया, अंगा, या, अड़ा, ना और मा, ये सभी अनुस्वार हैं जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। अब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया आपको, स्वर रहित, रहित का मतलब क्या है? जिसमें स्वर ना हो। ठीक, और स्वर सहित का मतलब जिसमें स्वर हो। जैसे कि हमारा देखिए एक ये हो गया व्यंजन का प्लस, ठीक, सा, तो ये स्वर रहित है और इसमें स्वर है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो बन जाता है। ठीक, ये हमारा हो जाता है संयुक्त अक्षर, तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। अब आपको दिखाते हैं डिटेल में। देखिए का और सा मिलके छा बन जाता है। त आधाता, आधाता का मतलब ये हुआ जिसमें हलंत लगा रहेगा, ये इसमें स्वर इंक्लूड नहीं है। ठीक, तो आधाता प्लस रा मिलके त्रा बन जाता है। उसी तरह ज्या प्लस या मिलके ज्ञा बन जाता है, और आधासा प्लस रा मिलके स्रा बन जाता है, तो ये संयुक्त अक्षर बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है? इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था तालव्य ध्वनि, सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है। इसके पहले इसके बारे में पूछा था, अब ये क्वेश्चन को पलट दिया गया, तो यहाँ पे भी ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब देखिए का उच्चारण कहाँ से होता है? का उच्चारण कंठ से होता है, इसमें का है, इसमें का है। पा का उच्चारण कहाँ से होता है? का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक, फिर बचा हमारा टा वर्ग, तो का च टा, कंठ तालु, उसके बाद हमारा बचा था मूर्धा, तो टा का उच्चारण हमारा हो जाएगा मूर्धा से। देखिए यहाँ पे टा का उच्चारण हो जाएगा मूर्धा से, का उच्चारण हो जाएगा हमारा कंठ से। फिर ता वर्ग जो होगा उसका उच्चारण यहाँ पे देख सकते हैं दंत से होता है, और फिर चा वर्ग जो हमारा है इसका उच्चारण तालु से होता है। तो यहाँ पे जो सा पूछा गया है ये हमारे यानी चा वर्ग वाले में भी शामिल है। देखिए यहाँ पे या है और सा है, सा का उच्चारण भी हमारे तालु से ही होता है। ओष्ठ के लिए हमने बताया ही आपको, पा वर्ग और ओ ये सभी ओंठ से होते हैं। री भी जो होता है हमारा मूर्धन्य, मूर्धन्य से होता है। और कंठ में देखिए इसके पहले हमने बताया था आ, छोटा आ और बड़ा आ, और साथ में आपका हा, इनका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक, दंत ध्वनियाँ कौन कौन से हो गए? ता वर्ग पूरा आपका दांत से उच्चारण होता है, और ये वाला सा का तुमने बताया ही था, और ला भी आपका दंत ध्वनियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आघोष है? ठीक, आघोष है, तो कौन सा वर्ण इसमें आघोष है आपको बताना है। देखिए आघोष वर्ण जो होते हैं, घोषत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। ठीक, इसमें हमारा पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, ये होते हैं हर वर्ग के, इनको अघोष बोला जाता है। और सघोष कौन कौन से होते हैं? तीसरा,
चौथा और पांचवा, ये सभी सघोष होते हैं। तो यहाँ पे देखिए का वर्ग का पहला वर्ड हमारा का हो गया, तो ये तो अघोष हो गया, कन्फर्म ही है। बाकी के ग घ ये हमारे इस वाले श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि का ख ग तीसरे नंबर पे आता है, घ चौथे नंबर पे आता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे सघोष। उसके बाद चा छ जा भी तीसरे नंबर पे आता है, तो ये भी सघोष हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा का। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, थ्योरी भी हमने यहाँ पे रखा हुआ। देखिए अघोष वर्ण क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, और जिसमें उत्पन्न होता है उसे सघोष कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और साथ में आपके तीनों सा जो होते हैं ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक, और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है ये सघोष वर्ण कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों का जो समुदाय होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वर्णमाला हो जाएगा। देखिए वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। बाकी सर्वनाम आपको पता ही होगा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, और वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आय के उच्चारण में यहाँ पे किसकी सहायता ली जाती है। ठीक, 2 डैश यहाँ पे दिए गए हैं। जो अ का उच्चारण होता है वो कंठ प्लस तालु से होता है। तो कैसे होता है पहले ये बताते हैं। देखिए जो हमारा ए बनता है ये आ प्लस ई मिल के बनता है, सॉरी छोटी आ प्लस ई से मिल के बनता है ए। उसके बाद ये ए है, ए जो बनता है वो आ प्लस ए से मिल के बनता है। ठीक, लेकिन देखिए अब यहाँ पे जो आ का उच्चारण होता है इसे हमको पता है ये कंठ से होता है, और ई का उच्चारण होता है जो ये तालु से होता है। ठीक, तो यहाँ पे तो कंठ आ ही जाएगा, और यहाँ पे कंठ आ ही जाएगा हमारा, है ना, और यहाँ पे कंठ प्लस तालु आ जाएगा। तो इसका भी जो उच्चारण होगा वो कंठ प्लस तालु से होगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक टेबल लगाई हुई है, आप देख सकते हैं डिटेल में, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए कंठ से उच्चारण होता है आ, छोटा आ, बड़ा आ, और उसके बाद आ का उच्चारण कंठ से होता है, और ई का उच्चारण होता है तालु से। तो कंठ और तालु से मिलके हमारे ए का उच्चारण हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंठ ताल अब इसको बोलते हैं, और ए और ए दोनों का उच्चारण हमारा कंठ और तालु से मिलके होता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से बनते हैं, हमने नीचे ये भी बताया हुआ है। इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो सी हो जाएगा। फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। आपको पता ही होगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर बोला जाता है। इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन अगर स्वरों की सहायता से बोला जाएगा तो उसे व्यंजन बोला जाता है। ठीक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है समय पर मिलती रहे, और जिसको आवश्यकता हो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो उसे आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ढा वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, और वर्ग पूछा जा रहा है कौन सा है। पहले देख लेते हैं ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, तो इसमें तो है ही नहीं। ठीक, फिर उसके बाद टा वर्ग देख लेते हैं। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे टा वर्ग वाले हैं, टा, ठीक, टा, ठा, डा और ढा। तो यहाँ पे ढा वर्ण की बात की जा रही है, तो ये चौथा वर्ण है, सही बात है। तो इसमें चौथा वर्ण हमारा बी ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका देख सकते हैं बी है। अगला सवाल हमारा जो है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक, जो समानता स्वरों की संख्या वो होती है वो 11 ही होती है। जब कहीं पूछे लेखन की दृष्टि से कितने होते हैं तो उस समय यहाँ पे 13 आंसर माना जाता है, लेकिन समानता यहाँ पे 11 ही होती है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए आई और ओ औ।
तो टोटल यहाँ पे 11 स्वर होते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ई और बड़ी ई, यही यहाँ पे स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ जहाँ पर रखे हुए एग्जाम्पल, जैसे कि सूची, मोनी, मांडवी, ठीक। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनके लास्ट में ई या बड़ी जो होते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद हैं, उनको भी यहाँ पे नहीं रखा गया है। क्या वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, ठीक। तो मैंने आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क, च, ट, त, प, ठीक। ये हो गया हमारा कंठ वर्ग, ठीक। वर्ग क, च कंठ, तालु, ठीक। फिर मूर्धा, फिर दंत, और जो लास्ट में होता है पा वाला ये है ओष्ठ, ठीक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है चा वर्ग, तो चा वर्ग हमारा तालु से हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आंसर इसका हो जाएगा तालव्य, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हो गया हमारा, फिर पूछ रहा है कि द, अ, क, श, अ, क्या ये कैसे बनेगा। देखिए द में आ की मात्रा लग जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा दा। फिर का, अभी हमारे पास का है, और सा में अगर ये जुड़ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा पूरा शाह, ठीक। अब फिर जब हमको पता है कि आधा का और प्लस सा ये दोनों मिल के बन जाते हैं संयुक्त अक्षर, जिसको हम लोग छ बोलते हैं, तो ये हो जाएगा द छ, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। फिर निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। क्या है, तो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, यानी जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के बोले ही नहीं जा सकते हैं, ठीक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन चेंज है। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कोई भी व्यंजन है, जैसे कि मान लो हमने भी का प्लस सा लिखा था, ठीक। तो इसमें अभी स्वर शामिल है, लेकिन अगर इसे हमें स्वर नहीं रखना चाहते हैं तो स्वर रहित करने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, हलंत लगा देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिया गया है। क्या है, व्यंजनों को स्वर रहित देखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए चा प्लस आ मिलके चा बन जाता है, ठीक। फिर उनके में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो क्रिया में है नहीं, वर्षा में भी नहीं है, रिपु में भी नहीं है, ठीक। सिर्फ यहाँ पे वृष्टि बच रही है, इसी में यहाँ पे री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे व, फिर री, फिर अधस्या, फिर टा, फिर ई, ये मिला के वृष्टि बनते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।